आज हम बात करने वाले हैं 20 साल फिर भी टोरेंट क्यों नहीं गई, फैसला करेगा कौन। पिछले एपिसोड में हमने एक सवाल छोड़ा था, अगर भिवंडी की जनता टोरेंट पावर को नहीं चाहती तो क्या सिर्फ जनता का विरोध से टोरेंट पावर को हटाया जा सकता है, और अगर नहीं तो आखिर फैसला करेगा कौन। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज समझनी होगी। टोरेंट पावर भिवंडी में अपनी मर्जी से अकेले बिजली कंपनी बनकर नहीं बैठी है। भिवंडी में टोरेंट पावर का एक मॉडल एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी का है, यानी बिजली वितरण का काम MSEDCL यानी महावितरण के साथ हुई फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के तहत टोरेंट पावर को दिया गया, और इसका आधिकारिक रिकॉर्ड खुद MSEDCL के वेबसाइट पर मौजूद है। MSEDCL के मुताबिक भिवंडी का वितरण क्षेत्र 26 जनवरी 2007 को टोरेंट पावर को सौंपा गया था। पहला कार्यकाल 10 साल का था और उसके बाद यह एग्रीमेंट दोबारा 10 साल के लिए बढ़ाया गया, जिसकी अवधि है 26 जनवरी 2017 से 25 जनवरी 2027 तक। यानी 2027 कोई सिर्फ राजनीति नारा नहीं है, एक वास्तविक कॉन्ट्रेक्चुअल डेडलाइन है, और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। 25 जनवरी 2027 के बाद क्या होगा? क्या टोरेंट पावर का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा? क्या MSEDCL वापस पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में ले लेगा? क्या नया फ्रेंचाइजी टेंडर निकलेगा या फिर कोई दूसरा मॉडल आएगा? इस सवाल का जवाब सुनकर शायद आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की सेक्शन 14 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसमें कानून यह संभावना रखता है कि एक ही क्षेत्र में 2 या उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज को लाइसेंस दिया जा सकता है। मतलब कानून में कंपटीशन की संभावना मौजूद है, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझिए। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस एक ही चीज नहीं है। यही फर्क इसी पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। टोरेंट पावर आज भिवंडी में फ्रेंचाइजी के रूप में काम कर रही है, जबकि टाटा पावर या अदानी इलेक्ट्रिसिटी जैसी कंपनी अगर किसी इलाके में अपने लाइसेंस के तहत डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहे तो वह अलग रेगुलेटरी प्रोसेस का मामला होगा। रेगुलेटर की भूमिका आती है, MERC की भूमिका आती है, लाइसेंस की शर्त आती है, और सबसे जरूरी पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की टेक्निकल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आती है। यानी अगर कोई नेता कहता है टोरेंट को हटाकर टाटा पावर को ले आइए, तो अगला सवाल होना चाहिए किस कानून और रेगुलेटरी रास्ते से। यही वजह है कि सिर्फ टोरेंट गो बैक कहना आसान है, लेकिन उसके बाद टोरेंट के बाद क्या, इसका जवाब देना ज्यादा मुश्किल है। और अब एक और चीज समझिए, बिजली का रिटेल टैरिफ भी कोई कंपनी अपनी मर्जी से तय नहीं करती। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की सेक्शन 62 के तहत टैरिफ डिटर्मिनेशन की भूमिका अप्रोप्रिएट कमीशन यानी MERC की है। इसीलिए अगर भिवंडी में कोई कहता है टोरेंट पावर को हटाते ही बिजली का बिल आधा हो जाएगा, तो इस दावे को सीधे सच मान लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बिल सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि बिजली कौन बांट रहा है। पावर परचेस कॉस्ट, बिलिंग, नेटवर्क कॉस्ट, रेगुलेटरी चार्जेस और दूसरी कंपोनेंट भी ट्रैफिक में भूमिका निभाते हैं। लेकिन भिवंडी की कहानी में एक और इंटरेस्टिंग बात है। MSEDCL की अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी भिवंडी फ्रेंचाइजी के बारे में परफॉर्मेंस फिगर दर्ज है। MSEDC ने बताया कि टोरेंट पावर के टेक ओवर के समय मीटर रीडिंग बेस्ड बिलिंग करीब 46% थी, तो बाद में 98% तक पहुंची। और उसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में यह भी दर्ज है कि 2017 में एग्रीमेंट के अगले 10 साल के लिए रिन्यू किया गया। मतलब सरकारी रिकॉर्ड में टोरेंट के काम की कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी दर्ज है।
लेकिन दूसरी तरफ आज भिवंडी की राजनीति और सामाजिक विरोध का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सिस्टम में परफॉर्मेंस सुधरी है तो कंज्यूमर को उसका फायदा कितना मिला। और अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि 2027 इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है, क्योंकि 2027 में सिर्फ एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो रहा, एक पूरा सवाल सामने खड़ा है। भिवंडी का बिजली डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आगे क्या होगा, और यही वह वजह है जहां राजनीति बयान और वास्तविक लीगल प्रोसेस अलग अलग रास्ते पर जा सकते हैं। नेता कह सकते हैं टोरेंट नहीं चाहिए, जनता कह सकती है हमें सस्ती बिजली चाहिए, लेकिन सरकार और रेगुलेटर के सामने सवाल होगा इसके बाद व्यवस्था चलेगी कैसे। और 2026 में भिवंडीकर न्याय मंच ने भी यही महसूस किया, क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता बदला। सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, सिर्फ मोर्चा नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। सरकार को रिप्रेजेंटेशन, प्रांत अधिकारी को ज्ञापन, ऑब्जेक्शन, सजेशन और फिर 2027 के टेंडर से पहले जनता की राय दर्ज कराने की मांग। यानी इस बार सवाल यह नहीं था कि टोरेंट पावर के खिलाफ कौन खड़ा होगा, सवाल यह था कि 2027 में फैसला होने से पहले जनता की आवाज सरकार तक कैसे पहुंचेगी। और यही बात इस आंदोलन को पहले के आंदोलनों से अलग करती है, जब आंदोलन का फोकस सिर्फ कंपनी के खिलाफ नारा नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर भी है। लेकिन यहां कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2 या उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसेस को की संभावना रखता है, तो फिर भिवंडी में आज कंपटीशन क्यों नहीं है? क्या सिर्फ रेगुलेटरी वजह है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वजह है? क्या बिजनेस मॉडल वजह है? या फिर दूसरी वजह है जिसके कारण बड़ी प्राइवेट कंपनीज भिवंडी के डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में उतरने में इंटरेस्टेड नहीं है? यही सवाल हम आगे खोलेंगे, लेकिन उससे पहले भिवंडी की कहानी का एक और बहुत जरूरी हिस्सा बाकी है, क्योंकि सिर्फ फ्रेंचाइजी और कॉन्ट्रैक्ट की बात करने से भिवंडी की असली तस्वीर पूरी नहीं होती। एक तरफ टोरेंट पावर और सरकार के बीच का लीगल ढांचा है, दूसरी तरफ भिवंडी के उन हजारों छोटे कारोबारियों की जिंदगी है जिनके लिए बिजली का बिल सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि उनके पूरे कारोबार को सरवाइव करने का सवाल है। अगले एपिसोड में हम इसी हिस्से में जाएंगे, पावर लूम का बकाया और वह जाल जिसमें भिवंडी का सबसे पुराना उद्योग आज फंसा हुआ है। तो दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।